डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर साहब थोड़ा, डॉक्टर दीक्षित, जी। डॉक्टर साहब थोड़ा अजय खिमरिया जी को ट्राई कीजिए ना, जुड़ते हैं क्या, फोन बात होती है। ओके ओके। भैया प्रणाम। लोकेन जी भी जुड़ गए। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। मेरा आपसे आग्रह है सभी से, या तो कैमरा बंद कर लें या प्रॉपर कैमरे के सामने रहे। जी। नमस्कार आदरणीय। जी भाई साहब। सभी पैनलिस्ट जुड़ गए कृपा जी? भाई साहब बस वकील साहब का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है आप शुरू कर दीजिए, वो 2-5 मिनट जुड़ बस जाएंगे। 2-1 मिनट और भाई साहब, हम 4-5 पे वैसे भी शुरू ठीक करते है हैं। ठीक ठीक है ठीक है। जी हाँ वैसे भी तो 4 बजे ही है, जी। 2-5 और हाँ है। हाँ। एसपी सिंह जी भी नहीं जुड़े, उनको भी कॉल कर लूँ जरा। जी। चलो मैं चालू कर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 55वीं वेबिनार श्रृंखला में। आज हम जे पे एक पैनल डिस्कशन रख रहे हैं
जेजे एक्ट एक ऐसा क्रांतिकारी एक्ट है जो बालकों के हितों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। एक्ट को लेकर के व्यवहारिक कठिनाइयां क्या हैं, व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं, उनमें कार्य करने में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं समाज के लिए और बालकों के लिए, इन सारी बातों पर हम आज विस्तार से अपने पैनलिस्ट से चर्चा करने वाले हैं, उनसे प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। मैं इस पैनल का परिचय करा दूं, बहुत ही समृद्ध पैनल है आज हमारे सामने। डॉक्टर रूप सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और सीसीएफ के लीगल सेल के प्रभारी भी हैं, एलएलबी, एलएलएम और आपने विधि में पीएचडी भी किया हुआ है। श्री अरविंद खुरानिया जी हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, एमए एलएलबी, पंजाब हरियाणा राज्यों के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं। साथ ही जेजेबी कैथल में वर्तमान में आप सदस्य भी हैं, काफी लंबा अनुभव है आपका, काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। वसुंधरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, एक्सपर्ट इन लीगल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, 20 सालों से बालकों के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं आप, नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार्स में जुड़ते रहे हैं और फॉस्टर केयर में आपका स्पेशलाइजेशन है। जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट, जो भी प्रश्न आपके फॉस्टर केयर से संबंधित होंगे वसुंधरा जी लेंगी। डॉक्टर के दीक्षित फाउंडर मेंबर हैं हमारे लीगल सेल के, फाउंडर मेंबर सीसीएफ के और लीगल सेल के सदस्य हैं। बाल कल्याण समिति ग्वालियर के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट में आपकी विशेषज्ञता है तथा आपको काफी अवार्ड भी इससे मिले हुए हैं। श्री एसपी सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बाल कल्याण क्षेत्र में लगभग 20 सालों का आपका अनुभव है। आप CWC सीकर के सदस्य रहे हैं तथा एक्स मेंबर हैं SCPCR राजस्थान के, भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप भी। राकेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CCF के कोषाध्यक्ष हैं और मैं उनको प्यार से, बल्कि सभी लोग उनको प्यार से भीष्म पितामह कहते हैं। एक भीष्म पितामह पिछले लगभग 20 वर्षों से बालकों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 12 वर्षों तक आप CWC में अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है आपने। तो आप सभी का स्वागत है। मैं अब सभी जुड़े हुए सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने प्रश्न सीधे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जो मेरा 9425628989, मैं इसमें डाल भी दे रहा हूं, उस पर आप अपने प्रश्न रखिए, मैं प्रश्न पैनलिस्ट के सामने रखता जाऊंगा और हम उस पर चर्चा करते जाएंगे। अभी जो प्रश्न आए हैं मैं उसमें से एक प्रश्न ले रहा हूं। एक बालक लगभग 15 या 16 वर्ष का प्रतीत होता है जो 20 वर्ष के किसी लड़के के साथ घर से चली गई है। लड़की के पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। 6 माह के बाद पुलिस बालिका को दस्तयाब करती है, उसका मेडिकल कराने हेतु हॉस्पिटल ले जाती है। बालिका को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर का कहना है कि बालिका गर्भवती है। कितने सप्ताह का गर्भ है मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। बिना आईडी और एड्रेस प्रूफ के पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बालिका का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस और बाल कल्याण समिति को क्या करना चाहिए? चूंकि पीसीपीएनडीटी का प्रश्न है तो मैं आदरणीय दीक्षित जी की तरफ चलूंगा। दीक्षित जी, आपसे प्रश्न। जी डॉक्टर साहब, सभी को मेरा पुनः नमस्कार। इसमें आपने ये बताया है कि एक बालिका है जी, जो किसी बालक के साथ चली गई है जी, और उसको पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया है जी, और पुलिस जब उसको मेडिकल कराने ले गई है तो डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि ये बालिका जो है वो गर्भवती है, लेकिन कितने सप्ताह का गर्भ है एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमें उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी कराना जी, आवश्यक है। और चूंकि अपने देश में कानून है पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 और उसमें डॉक्टर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी गर्भवती महिला का अगर सोनोग्राफी करना है तो सबसे पहले उन्हें फॉर्म F, जो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के रूल 9(4) के अंतर्गत आता है, भरना अनिवार्य है। अगर वो फॉर्म नहीं भरा जाता है तो जिम्मेदारी डॉक्टर की है और ये सीधा सीधा एक्ट का वायोलेशन है। उस फॉर्म F में जिस महिला का अल्ट्रासोनोग्राफी होना है उसका पूरा डिटेल होता है
इतनी आ रही है, इतनी तो पहले आ रही है। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी आ रही है, बीच में ना बोले, सिर्फ हैंड रेज करके रख सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब बोले आप। तो उसमें सारी जानकारी भरना अनिवार्य है और डॉक्टर इसके लिए विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर वायोलेशन होता है तो प्रोसिक्यूशन जो उस मशीन का संचालन कर रहा है उसके विरुद्ध किया जाता है और जो रजिस्टर्ड सोनोलॉजिस्ट होते हैं वो ही सोनोग्राफी कर सकते हैं। तो इसलिए इस कानून के पालन करने के लिए उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्री सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है और उसी रिकॉर्ड के अंतर्गत ये फॉर्म एफ कहलाता है जो भरा जाता है। अब इस प्रकरण में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात यह है कि जो बालिका है वो 18 साल से कम है, क्योंकि उस फॉर्म एफ में उस महिला जो गर्भवती है या गर्भवती होने की आशंका है तो उसको अपनी कंसेंट देना होती है कि मैं अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहती हूँ और मैं अपने गर्भ में पलने वाले बालक का लिंग का चयन नहीं कराना चाहती हूँ, ऐसी कंसेंट उसको देना होता है। तो एक इसमें ये जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी जो आती है कि वो बालक की आइडेंटिटी, कि वो बालक कौन है और उसका कोई आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड या कोई ऐसा आईडी प्रूफ जिसके द्वारा ये मालूम हो कि फलाना बालक है, इसके माता पिता ये है। दूसरा बिंदु ये है। तीसरा बिंदु ये है कि वो कहाँ निवास करता है, किस स्थान में, क्योंकि उसमें एड्रेस भी लिखा जाता है, एड्रेस भी आवश्यक है उस फॉर्म एफ में। तो ये जो तीन बिंदु है कि वो जो बालिका पुलिस को मिली है, इन तीनों बिंदुओं पर बाल कल्याण समिति को विचारण करना होता है और यहाँ बाल कल्याण समिति का ही अहम रोल है कि विचारण करने के साथ वो सबसे पहले अपना क्या अब सब मैं रोकना चाहूंगा, क्या बाल कल्याण समिति गर्भपात करने के लिए ऑर्डर कर सकती है? ये दो अलग अलग प्रश्न है डॉक्टर साहब। इसको अपन पहला वाले पार्ट में करते हैं, फिर इसको उसके बाद इसको लेते हैं। तो इसमें अभी बात है कि उसकी सोनोग्राफी होना है जी, उस बालिका की अल्ट्रासोनोग्राफी होना है जी। और अल्ट्रासोनोग्राफी अगर डॉक्टर को संशय है गर्भवती है तो अल्ट्रासोनोग्राफी तो सामान्य व्यक्तियों की भी होती है और उसमें फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब डॉक्टर को ही क्लिनिकली लगता है कि ये जो बालिका आई है या जो महिला आई है वो गर्भवती है तो फिर फॉर्म में भरना अनिवार्य हो जाता है। तो अब इसमें बाल कल्याण समिति का रोल जो आता है वो ये है कि सबसे पहले बाल कल्याण समिति उस बालिका का किस ग्रह में भेजना है उसका आदेश जारी करे। तो उसका जिस ग्रह में जाएगी तो वो उसका निवास स्थान हो जाएगा बालिका का, ठीक है। फिर अपने जेजे एक्ट के अनुसार बालिका के लिए एक फिट पर्सन CWC को डिक्लेयर करना होता है। तो जो फिट पर्सन होगा इसमें सुविधाजनक ये रहता है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग सुविधाएं रहती है। आदर्श ये रहता है कि जिस ग्रह में बालिका रह रही है तो उसके इंचार्ज को, सुपरडेंट को या केयर टेकर को, जो भी सक्षम व्यक्ति है उसको फिट पर्सन CWC घोषित कर सकती है जी। और फिट पर्सन जब घोषित हो जाता है तो वो एक तरह से उसके गार्जियन का काम विधिवत कानून के रूप में करने लगता है। तो बालिका की खुद की कंसेंट हो जाएगी सोनोग्राफी के लिए, फिर जो फिट पर्सन डिक्लेयर किया गया उसकी कंसेंट हो जाएगी, वो सोनोग्राफी करा सकते हैं। और तीसरा एड्रेस बच्चे का आ जाएगा और चूंकि पत्र जारी होगा बाल कल्याण समिति से कि इनका अल्ट्रासोनोग्राफी होना है तो ये एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बेंच का एक ऑर्डर होगा जो चिकित्सा अधिकारी के पालन हेतु जाएगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम जो आती है फॉर्म ऐप भरने के लिए, इन तीनों चीजों का समाधान CWC के द्वारा किया जा सकता है जी। तो ये तो पहले पार्ट हुआ और इसके बाद विधिवत रूप से उसकी सोनोग्राफी की जा सकती है। दूसरा पार्ट आपने बताया कि क्या बाल कल्याण समिति MTP एक्ट के अंतर्गत किसी बालिका का जो 18 साल से कम है गर्भपात करने का आदेश दे सकती है। तो हम इस पर विचारण करेंगे। हम दोनों एक्ट देखें, हम जेजे एक्ट देखें और हम MTP एक्ट देखें। अगर हम दोनों का अवलोकन करें तो कहीं भी किसी भी धारा या नियम में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि CWC को गर्भपात कराने का आदेश देने का अधिकार था है। सर्वोत्तम हित में वो एक बहुत ही विस्तृत है,
बालक के सर्वोत्तम हित एक बहुत ही विस्तृत परिकल्पना है, लेकिन जब हम कानून की बात करते हैं तो हमें उस कानून में धारा और नियम का उल्लेख करना पड़ता है। एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1974, जो अधिकारता देती है वो डॉक्टर्स को देती है जी। डॉक्टर ही असेस करता है कि वो कौन से ग्राउंड हैं जिन पर उस महिला का गर्भपात समापन किया जा सकता है। मैं फिर लौट के आऊंगा डॉक्टर साहब, प्रश्न आए हैं इसमें। जी जी फॉस्टर केयर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जी। हमें कैसे पता चलता है कि यह फैमिली इज अ परफेक्ट फैमिली फॉर फॉस्टर केयर? क्या 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी फॉस्टर केयर में दिया जा सकता है? और उस बच्चे की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो बच्चा फॉस्टर फैमिली में गया है उसके साथ परिवार वाले कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? हमारी फॉस्टर एक्सपर्ट वसुंधरा जी आपकी तरफ चलेंगे। वसुंधरा जी, आपसे इन प्रश्नों के जवाब चाहते हैं। थैंक यू कृपाशंकर जी, और थैंक यू फॉर दीज क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है कि वो असेसमेंट से रिलेटेड है कि परिवार का असेसमेंट ऐसा किस तरीके से किया जाए कि हमको ये संतुष्टि हो, सीडब्ल्यूसी एज ए सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हमको ये संतुष्टि रहे कि ये परिवार जो है उसके लिए एक परफेक्ट परिवार है। तो उसके लिए हमारे एक्ट के अंदर फॉर्म 30 है जिसको हम भरेंगे। फॉर्म 30 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी है उसका साइको सोशल, लेकिन उसके साथ साथ उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है। अगर आप उस फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो क्लोज एंडेड, जैसे हमारा मेन होता है कि क्या फाइनेंशियली वो स्टेबल हैं, क्या उनके पास परिवार में मतलब उनका घर इतना बड़ा है कि वो बच्चे को रख सकते हैं, क्या इमोशनली वो ठीक ठाक है। तो इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे येस और नो में आंसर देने का उसके अंदर प्रावधान है। तो लेकिन येस और नो में अगर हम प्रावधान है और उसका आंसर देते हैं तो कहीं पे भी लिखने का हमको मौका नहीं मिलता कि हम कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसके बेस पे हम उस निर्णय पर पहुंचे कि वो जो है बच्चा जो है वो परिवार जो है वो ठीक है। और ये सीडब्ल्यूसी को तो भरना नहीं है, ये तो कोई लोकल एनजीओ या डीसीपीयू भर के उनके सामने लाके वो फाइल के अंदर देगी। तो इसी को देखते हुए यूजर गाइड जो है फॉस्टर केयर की एनसीपीसीआर की एक यूजर गाइड है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और लेकिन इंग्लिश में है। उस वेबसाइट उस बुक के अंदर जो है 2 और फॉर्म्स हैं, एनेक्सियर 5 और 6। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसके अंदर साइको सोशल असेसमेंट भी दिया हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, रेफरेंसेस का उसके अंदर जिक्र आता है कि 2 रेफरेंसेस होने चाहिए, लेकिन उन रेफरेंसेस का आप कैसे देखेंगे? पुलिस एक वेरिफिकेशन करती है वो ठीक है, लेकिन 2 रेफरेंसेस को आप कैसे देखेंगे? तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जिस परिवार का रेफरेंस दिया है वो परिवार कितना सम्मत मतलब कितना वेल टू डू फैमिली है, किस तरीके का है कि भाई वो काम कर रहे के। अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप आईटीआर भरते हैं। जैसे हमने बिहार के अंदर बोला है कि आप आईटीआर भरने का उसके अंदर एक प्रावधान वो डालने के बारे में बातचीत की कि क्या आप अपना आईटीआर भरते हैं, क्या उनका बैंक स्टेटमेंट है, कोई एफडी वगैरह है। आपको ये नहीं कि पूरी डॉक्यूमेंट्स उनके निकलवाने, बट यू मेक टू अनश्योर कि हाँ उनके पास फाइनेंशियली दे आर स्टेबल। इस उसमें लगा के रख सकते हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई नौकरी कर रहा है और नौकरी उसने हर 6 महीने के बाद उसका रिकॉर्ड है कि हर 6 महीने के बाद वो नौकरी छोड़ के तीसरी नौकरी पकड़ रहा है, तो ये डीसीपीयू का या जो भी सोशल वर्कर उसका असेसमेंट करेगा उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो नौकरी हर 6 महीने में नौकरी क्यों बदल रहा है, उसका क्या रीजन है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका उसको ध्यान रखना है, और वो सीडब्ल्यूसी उनके बेसिस पे करेगी। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि 0 से 6 साल के बच्चों को क्या हम फॉस्टर केयर में दे सकते हैं? तो देखिए जेजे एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 0 to 6 एडॉप्शन के क्लॉज के अंदर आप जाएंगे तो उसमें लिखा है 0 to 6 प्रेफरेबली दे विल गो इनटू एडॉप्शन। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि वो फॉस्टर केयर में नहीं जा सकते हैं। तो उसके अंदर फिर ये आता है कि क्या हम उनको दे सकते हैं? डेफिनेटली आप दे सकते हैं। उसके आगे आप उसके बाद देखेंगे आगे भी क्लॉजेस हैं कि आपने अगर उनको लीगली फ्री कर दिया है, वो 1 साल या 2 साल के लिए बच्चे अडॉप्शन में नहीं गए तो उनको फॉस्टर केयर में दे सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को अडॉप्शन में फ्री करने की जरूरत भी नहीं है जी। स्पेसिफिकली ऐसे बच्चे जो सीएनसीपी है जिनको लीगल फ्री नहीं किया जा सकता है, फॉस्टर फैमिली में दिया ही जा सकता है, भले ही 6 साल से कम हो। हाँ, भले ही 6 साल से कम हो, और हर बच्चे को लीगली फ्री करना कोई जरूरी भी नहीं है। उसी बच्चे को लीगली फ्री करेंगे जो अडॉप्शन में जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था कृपा शंकर जी आप पूछा जिसने? इन बच्चों को कैसे
जी, अच्छा, इससे हाँ। इंश्योर, इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें? हाँ, उसके लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन का एक बहुत बड़ा टूल जो है वो हमारे एक्ट के अंदर भी है और हमारे गाइडलाइंस के अंदर भी लिखा हुआ है कि उनके बच्चों का, तो जैसे जब बच्चा प्लेस करते हैं तो हर हफ्ते जाएंगे, शुरू में 15 दिन में, महीने में, 3 महीने में और फिर 6 महीने के बाद। और हमारा अब जैसे इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल कई ने बोला कि वो घर में काम कराएंगे, तो एक नॉर्मल काम जो मेरा बेटा कर सकता है कि भाई मेरे को थाली दे दी, बर्तन उधर रख दिए, छोटे मोटे जो काम जैसे घर में एक नॉर्मल बच्चा करता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। हाँ, लेकिन आप सोचो कि 9 बजे वो बर्तन साफ करके सोए, लड़की को बोलो कि आप वो बर्तन साफ करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसी चीज के लिए हमें बच्चे से सेपरेट बात करना, सीडब्ल्यूसी का मेंबर का ये दायित्व तो बनता है कि बच्चे से अलग से बात करे, परिवार से अलग से बात करे, और जो डीसीपीयू जो रिपोर्ट दे रही है उसके साथ साथ अपना ऑब्जर्वेशन भी उसके ऊपर दे कि जब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जब आप बच्चे से मिलते हैं और जब आप बच्चे से मिलने के लिए साथ जाते हैं। बाल कल्याण समिति को भी इसमें इनिशिएट करना चाहिए समय समय पर। हम चलते हैं आगे जेजेबी की तरफ। एक प्रश्न आया है खुरानिया सर, जांच के दौरान अगर बालक की आयु 18 वर्ष हो जाती है तो क्या तब भी जांच जारी रखी जा सकती है और बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है क्या तब भी उसे बालक ही समझा जाएगा? और एक इसी के साथ प्रश्न है कि बोर्ड के कार्य शक्तियों और कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ समझाइए खुरानिया जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये, और इसका जवाब आपको मिल जाएगा अधिनियम की धारा 5 में, जहां ये स्पष्ट किया गया है कि जब अपराध किया वो बच्चा था और उसका अपराध का संज्ञान बोर्ड लेगा, और बड़ा होने पर भी उसने अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तब भी उसका जो इंक्वायरी है वो बोर्ड के द्वारा ही की जाएगी और बोर्ड उसमें सक्षम रहेगा कोई भी निर्णय, उचित निर्णय लेने के लिए। इसके साथ ही मैं एक सवाल मुझे बार बार काफी बोर्ड के सदस्यों के द्वारा आता है, वो जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि जो इसमें बहुमत से निर्णय की बात की गई है, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं और 2 सोशल वर्कर मेंबर हैं, कि वो बहुमत कैसे होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हर एक प्रोसीडिंग में जहां पर कोई निर्णय होना है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है, लेकिन बहुमत से अभिप्राय 2 सदस्य भी हो सकते हैं, 1 सदस्य और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। जहां पर कोई सहमति नहीं बनती वहां पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का निर्णय जो है लागू रहेगा। और जहां दूसरा प्रश्न आपने किया है कि बोर्ड की पावर्स और शक्तियां क्या क्या हैं, अधिनियम में और रूल्स में ये बात जगह जगह पर बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट की गई है कि नंबर 1 कि जहां पर बालक ने कोई अपराध किया है उसका संज्ञान बोर्ड लेगा और केवल बोर्ड लेगा। अगर उसका कहीं भी दूसरे न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही है, जैसे ही जज की नॉलेज में वो चीज लाई जाएगी, जज ड्यूटी मजिस्ट्रेट या कंसर्न जज जो है ऑर्डर पास करके उस फाइल को भेजेगा बोर्ड के पास, और उसमें भी वो इंक्वायरी कर सकता है अपने लेवल पर, और इंक्वायरी करने के बाद उचित आदेश पास करके बोर्ड के पास भेज देगा, और जब बोर्ड के पास आएगा बोर्ड उसका संज्ञान लेगा और उसकी इंक्वायरी जो है बोर्ड के द्वारा की जाएगी। बोर्ड के अन्य कार्य जो हैं वो ये हैं कि बोर्ड पैटी, सीरियस और हीनियस सभी तरह के अपराधों में संज्ञान लेगा जहां बच्चा इन्वॉल्व है अपराध में, और जो हीनियस अपराध हैं उसमें प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात की गई है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने की प्रक्रिया को समझाया गया है इसमें। प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हुए सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, इन सब चीज़ों के साथ साथ उसकी एज का प्रूफ, अगर एज असेस करने की जरूरत है पहले उसको भी असेस किया जाएगा। और अगर हीनियस अपराध में बच्चे की उम्र 16 से अधिक है, परंतु असेसमेंट में बोर्ड को ये भी देखना है कि क्या उसकी मेंटल एबिलिटी 16 प्लस है या 16 माइनस है। अगर उसकी मेंटल एबिलिटी उम्र ज़्यादा होते हुए भी 16 से कम की पाई जाती है तब भी उसमें जो है ट्रायल के लिए नहीं भेजा जाएगा, और उसकी जो इंक्वायरी है वो बोर्ड के द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा अन्य शक्तियों में बोर्ड जो है किसी भी अपराध के बारे में जो किसी बच्चे के साथ किया गया है उसकी एफआईआर करने का आदेश जो है पुलिस को दे सकता है।
इसी प्रकार जब CWC किसी FIR के लिए बोर्ड को लिखती है तो बोर्ड उस पर विचार करके उसको भी FIR दर्ज करने के लिए भेज सकता है। और साथ में रिहेबिलिटेशन की बात भी उसमें की गई है, उसकी शक्तियों में बच्चे की रिहेबिलिटेशन को भी देखेंगे। अगर पेटी या सीरियस ऑफेंस में बोर्ड बच्चे को छोड़ रहा है तो छोड़ने के साथ साथ उसको ये भी देखना है कि क्या बच्चे के CNCP का भी कोई ऑर्डर पास करने की आवश्यकता है, ऐसा भी आदेश वो पास कर सकते हैं। ये इन शक्तियों में दिया गया है। जी। अगला प्रश्न है, एक 15 वर्ष 8 माह की बालिका अपने गांव की 12 व 13 वर्ष की 2 बालिकाओं को ट्रैफिकिंग कराते हुए पकड़ी गई है। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। इनमें कौन CNCP और कौन CCL है? मामले में क्या और कहां कार्यवाही होगी? राकेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब दें। राकेश अग्रवाल जी। जी जी। एक है कि जब 15 वर्ष 8 माह ना ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ी गई जी। प्रथम दृष्टि में तो वो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहलाएगी प्रथम दृष्टि। जो 12 और 13 साल की बच्चियां वो तो CNCP है, इसमें कोई दो राय। भाई साहब, आप म्यूट हो गए। अग्रवाल सर, आप म्यूट हो गए। ठीक है जी जी। कृपया बाकी सदस्य अपना माइक बंद रखें। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है भाई साहब, आ रही है। गिरिवर त्रिपाठी जी, अपना माइक बंद कर लें। भाई साहब, आपकी माइक। जी जी। 15 वर्ष 8 माह की बालिका क्या ट्रैफिकिंग जैसे व्यापार में लिप्त हो सकती है? नहीं। जब ये बच्ची किसकी जब काउंसलिंग होगी तब आपको हो सकता है ये जानकारी मिले कि ये बच्ची स्वयं ट्रैफिकिंग का शिकार हुई होगी और जिन लोगों ने इसके साथ ट्रैफिकिंग किया होगा वो इसका उपयोग अन्य बच्चियों को करने के लिए कर रहे हैं। तब JJB में जब यह मामला जाएगा तो JJB इस विषय को ध्यान में देगी कि यह बच्ची एक्चुअल में किस स्थिति में है और वास्तव में यह बच्ची भी CNCP कैटेगरी में ही ट्रांसफर हो जाएगी। कारण वह अकेली नहीं कर रही है, उसके साथ कुछ लोगों का ग्रुप होगा, गिरोह होगा जो उससे ये काम करा रहे हैं। तो निसंदेह रूप से इस प्रकार के मामले पे आने पर JJB और CWC दोनों को ही बहुत सेंसिटिव होना होगा। जी, धन्यवाद सर। एक प्रश्न आया है, बच्चे के परिवार में माता पिता में से माँ की मृत्यु के बाद बच्चा परिवार में दादा दादी के पास रहता है, क्या उसको भी फॉस्टर केयर की सुविधा मिल सकती है? वसुंधरा जी। जी हाँ, जैसा बिल्कुल मिल सकती है। जैसा आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला था, CNCP केस है और अगर DCPU को या लोकल NGO जिसको DM ने अप्रूव किया हुआ है, अगर उनको लगता है कि बच्चे के हित के लिए फॉस्टर केयर इज बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, तो वो बच्चा 100% फॉस्टर केयर में जा सकता है, बेशक उसके दादा दादी हो या कोई हो। फॉस्टर केयर लिमिटेड जो है वो ऑर्फन बच्चों के लिए लिमिटेड नहीं है, वो सारे CNCP बच्चे जो अपने माता पिता के मतलब वो उनकी केयर नहीं कर सकते हैं, वो सारे बच्चे फॉस्टर केयर में जाने के हकदार हैं। राइट। एक और प्रश्न आया है, JNK से हमारे साथ इरफान सर जुड़े हुए हैं। विल CWC डिक्लेयर अ फिट फैसिलिटी और अ फिट पर्सन on the basis of social background report submitted by DCPU or any NGO? ये मेरे से ही है क्वेश्चन। जी जी जी। अच्छा, नहीं, फिट पर्सन का जहां तक डिक्लेयर करने का है, ये CWC के पास पावर है फिट पर्सन डिक्लेयर करने के लिए और फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करने के लिए। और अभी जो एक रीसेंट ट्रेंड देखने को जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितने भी बड़े बड़े CCIs थे
वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उनका इंस्पेक्शन लेवल बहुत ज्यादा है, फॉर्म 27 भर के देना पड़ता है, सरकार के पास परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है। तो फिट फैसिलिटी और फिट और बेसिकली ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए वो उस चीज के लिए CWC के पास आ रहे हैं। तो यस, उनको देखना पड़ेगा, लेकिन उनका अपना ऑब्जर्वेशन है और वो खुद भी जाएंगे, CWC खुद भी जाएगी देखने के लिए कि उनकी जो रिपोर्ट जो दी है वो कैसी रिपोर्ट है, और उनका खुद का अपना ऑब्जर्वेशन भी होगा। सिर्फ DCPU की रिपोर्ट के बेसिस पे वो नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू गो देयर एंड सी इट। जी जी। SP सिंह सर जुड़े हुए हैं सर, सुन पा रहे हैं आप? SP सिंह सर, जी सर, आपसे प्रश्न है, बाल विवाह एवं विवाह में लड़कियों से पैसे लेकर विवाह कराया जाता है, इसमें बाल कल्याण समिति का क्या रोल है? बाल कल्याण समिति का इसमें विशेष रोल यही है कि ये CNCP के अंदर आने वाले ऐसे मामले राजस्थान में तो विशेषकर बहुत ज्यादा देखे गए हैं। इसमें JJ एक्ट की विभिन्न धाराओं में CWC से संबंधित जो भी आप 27 से लेकर 30 तक CWC, उसके बाद में 31 से 38 तक है, उसमें CWC का विशेष प्रावधान ये है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को साथ लेके उसकी वास्तविकता की जांच करवाए पहले तो, और इस संबंध में अगर कहीं भी ऐसा लगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ये सक्षम है इन अधिकारियों के साथ मिलते हुए। जी, इवन सर आई थिंक नियम 55 में भी बाल विवाह का जिक्र है कि नियम 55 में कहते हैं कि अगर बाल विवाह हो रहा है तो सेक्शन 75 लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया, इस अधिनियम की धारा 75 तथा इस नियम के प्रयोजन किसी बालक का विवाह करना बालक के साथ क्रूरता माना जाएगा। तो बाल विवाह भी सेक्शन 75 अट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, जी, हाँ, ठीक जी सर। एक और प्रश्न आया है, विधि से संघर्षरत बच्चों की जांच की एवं केस निस्तारण की अधिकाधिक अवधि कितनी होती है? JJ बोर्ड से प्रश्न है कि कितने समय में केस डिस्क्लोज करना होता है खुरानिया साहब, और क्या ऐसा हो रहा है? सर बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर मैं आपको ध्यान कराऊं तो इसमें समय सीमा दी गई है JJ एक्ट में जी। इंक्वायरी की समीक्षा करने के लिए समय सीमा दी गई है 4 माह से 6 माह तक जी, यानी कि इंक्वायरी की सीमा इसमें निर्धारित की गई है 4 महीने, उसको बढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक। लेकिन जो सीरियस ऑफेंस हैं उसमें विद द परमिशन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको आगे भी ले जाया जा सकता है। ये है समय सीमा जो अधिनियम में दी गई है। जी, जी सर। नवीन सर का कुछ प्रश्न है, सर ने टाइप किया है, मैं देख नहीं पा रहा था। नवीन सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके भी प्रश्न रख सकते हैं, हम कुछ ऐसे प्रश्न भी लेंगे डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जी नवीन सर। नमस्कार, मेरा एक बहुत दिनों से दिमाग में सवाल है कि जब भी कारा की वेबसाइट पे कोई डिटेल अपलोड करी जाती है, चाहे वो पेरेंट्स की हो या बच्चों की हो, तो उसका जो राइट ऑफ प्राइवेसी है वो कैसे प्रोटेक्ट करा जाता है? क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो अभी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेंडिंग है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और GDPR जो यूरोप का है, और काफी जो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की भी एक जजमेंट थी, तो उसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आया कारा पे कि वो किस तरह से डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं या उनकी डाटा प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस क्या है। जी राकेश भाई साहब जवाब देंगे इसका? दीक्षित जी, कोई भी जवाब दे सकता है। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? जी, क्वेश्चन ये है कि कारा की वेबसाइट में या अन्य वेबसाइट पे भी अगर बच्चे का आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, बच्चा और पेरेंट जो अडॉप्शन करना चाहता है, जी, तो वैसे तो सेक्शन 74 में सर आइडेंटिटी डिस्क्लोजर वैसे ही मना किया गया है, पर हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे इस पर बराए। नहीं, वो सेक्शन तो ये कहता है कि आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करें, या PNTD की बात करें, MTT की बात करें या JJ की बात करें, पर जो डाटा आपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया वो तो डाटा एक्सेसिबल है, और उस डाटा के अराउंड जो पॉलिसीज हैं कि डाटा प्रोटेक्शन की अपने आप में पॉलिसीज क्या है या गवर्नमेंट किस तरह से उस पॉलिसी को फ्रेम करती है वो क्या है, क्योंकि मुझे कहीं मिला नहीं।
मैंने एक्ट भी पढ़े और मैंने गाइडलाइन भी देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, पर मुझे कहीं मिला नहीं। तो शायद आप इस सवाल का जी, जवाब। तो हमारे एक्सपर्ट्स जी खुरानिया साहब। सर मैं आपका ध्यान सीधा सीधा सेक्शन 3 पे ले जाऊंगा, जी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड पे। जी अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज भी करनी पड़ती हैं। आपको अबेंडेंड सरेंडर्ड चाइल्ड मिला है, उसका फोटो भी आप छापेंगे, और एक टाइम सीमा के बाद जो है उसको फिर लीगली फ्री डिक्लेयर करेंगे। तो बच्चे के इंटरेस्ट में कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी आवश्यक होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके डिस्क्लोजर से उस बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है, वो भी उसके हित में है, तो इसको अदरवाइज ना लीजिए। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कृपा शंकर जी की, जो आप कारा की वेबसाइट पे बोल रहे हैं, तो XYZ अगर मैं कारा की वेबसाइट पे जाऊंगी तो मैं बच्चे को नहीं देख सकती। वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो एज ए अडॉप्शन के लिए जिन लोगों ने रजिस्टर किया है और केयरिंग्स में उस बच्चे का पोर्टल है, और वो भी सिर्फ जैसे क्योंकि वो क्यू की बात करते हैं, क्योंकि जब नंबर होता है तब देख सकते हैं। और नंबर आता है पहले तो फिर तो ज्यादा बच्चे दिखाते थे, अब तो सिर्फ एक ही बच्चा दिखाते हैं, अगर नहीं आता है तो बच्चा। तो वो सबके लिए ओपन नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए ओपन है जो उससे मैच करता है, अगर वो बच्चा मेरी रिक्वायरमेंट से। लेकिन यस, हमारे उसमें आपको कोई गाइडलाइन एसेस उसके ऊपर नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि कुछ जैसा उन्होंने अरविंद जी ने बोला कि कुछ चीजें दिखानी होती है और कुछ चीजें ढकनी होती है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट in the best. No, my question was different. I was not asking that, if you will disclose the identity in the interest of the child. No, it was not. I want to know the guideline or framework which has been governed by the government of India, since we are saying that data protection is the prime object. That is why I am asking. इनफैक्ट अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो एज सच कोई पॉलिसी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसके अंदर वो है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। बिकॉज मैंने अपनी बुक्स बनाई है तो उसके अंदर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने का है। अगर आप चाहेंगे तो वो वाली जो हमारी जो गाइडलाइंस है और वो जजमेंट जो है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, सभी को कर दूंगी। जजमेंट का नाम बता सकते हैं? अभी ऑफ हैंड मुझे याद नहीं है, बट I'll share it. But there is a judgment जिसके बेसिस पे ये सारे गाइडलाइंस बनी हुई हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ये जी भाई चंद्रचूड़ की जजमेंट है? I have no idea to be very honest. मैंने सिर्फ गाइडलाइंस को निकाल के और अपने पास रखा हुआ है। I'll just share it with you. वसुंधरा जी प्लीज शेयर अस। हाँ बिल्कुल। एक प्रश्न और आया है, बच्चों की पहचान समाचार पत्रों या टेलीविजन या सोशल मीडिया पर उजागर प्रसारित करने पर संबंधित के खिलाफ क्या बाल कल्याण समिति कार्रवाई कर सकती है? अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हमारे जे एक्ट के, दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, कोई भी ले सकता है इस प्रश्न को। जी डॉक्टर जी। जे एक्ट के अंतर्गत अगर हमें कोई भी शिकायत मिलती है किसी के द्वारा कि बालकों के निजी जो भी दस्तावेज है या उनकी आइडेंटिटी है वो पब्लिश की जा रही है, तो उस पर भी CWC संज्ञान ले सकती है, और CWC स्वतः भी संज्ञान ले सकती है अगर उनके समक्ष कोई अखबार के द्वारा या किसी वीडियो क्लिपिंग के द्वारा मैटर सामने आता है। लेकिन प्रक्रिया ये में सुओ मोटो लेने का अधिकार भी है CWC। बिल्कुल है, और प्रक्रिया ये रहती है कि उनको पहले उसकी इंक्वायरी करना पड़ती है, जांच कर लेते हैं, और जांच में अगर उनको लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है तो फिर CWC जो है वो जे एक्ट की धारा 8L 8 टा हिंदी में बोलते हैं के द्वारा अपनी रिपोर्ट को तैयार करके JJV को प्रेषित करती है, और आगे की कार्रवाई JJV के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न एक और आया है, पैनलिस्ट के लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। इज अ हैंडीकैप चाइल्ड फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ CNCP if his or her father is in a government service and he dials 1098 and need a home tutor for his child, but even his father is himself a government teacher? यस वसुंधरा जी आपका माइक बंद है। एक हैंडीकैप बालक अगर उसके पिता गवर्नमेंट सर्विस में है, क्या CNCP की कैटेगरी में आएगा? सी इट ऑल डिपेंड्स कि वो जो CNCP, देखो हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स हैं तो वो बच्चा CNCP नहीं हो सकता है,
अगर माँ बाप जिंदा है तो बच्चा की केयर नहीं कर सकते, नेग्लेक्टेड है, तो सीडब्ल्यूसी के पास पावर भी है कि उनके पेरेंटल राइट्स को खत्म करके बच्चों को वहां से लेकर भी आ सकते हैं। तो सीएनसीपी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस पर्टिकुलर केस में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इसमें ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जस्ट फॉर बिकॉज वो ट्यूटर अरेंज करने के लिए उनको हमारे 1098 की जरूरत है, दैट इज समथिंग वेरी फनी मेरे को लगता है कि इस चीज के लिए। बट यस, अगर वाकई में जेन्युइन होगा तो सीएनसीपी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों को सिर्फ जांच के दौरान रखे जाने का प्रावधान है, किंतु वास्तव में देखा गया है कि बच्चे कई वर्षों तक संप्रेक्षण गृह में रहते हैं। मेरा भी अनुभव है, 5-5 साल से बच्चे रह रहे हैं। इस केस में क्या किया जाना चाहिए? एसपी सिंह साहब आपकी तरफ चल सकते हैं, आप जवाब देना चाहेंगे या पुरानिया साहब? सर जी। नंबर 1 तो किसी भी सीसीआई में, ऑब्जर्वेशन होम में, स्पेशल होम में, फिट फैसिलिटी में बच्चे को केवल उस समय तक रखा जाता है जितने समय का आदेश उनको प्राप्त हुआ है जी। तो उससे सीमा से बाहर जाके रख ही नहीं सकते हैं। उनको उस बच्चे को उस सीमा के बाद प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस अथॉरिटी के पास, चाहे सीडब्ल्यूसी ने भेजा है, चाहे जेजेबी ने भेजा है, चाहे चिल्ड्रन कोर्ट ने भेजा है। तो और ये जो जेजेबी और चिल्ड्रन कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी भी बच्चे को एक जो आदेश दिया गया इतने समय तक रखना है, उससे बियॉन्ड रख ही नहीं सकती जी। पर वो आदेश, लेकिन अनुभव मेरा भी सर ये कहता है कि 5-5 साल से बच्चे रह रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर जी। जेजे बोर्ड मेंबर, सीडब्ल्यूसी मेंबर और चेयरपर्सन की ड्यूटी लगाई गई है मासिक विजिट करने के लिए जेल्स को, इन सभी सीसीआईज को, ऑब्जर्वेशन होम को। उस विजिट का पर्पस यही है कि वहां इस तरह का देखा जाए कि किसी बच्चे को गलत तो नहीं रखा गया, सीमा से बियॉन्ड तो नहीं रखा गया, क्या किसी जेल में जहां पर बालिग को रखा जाता है नाबालिग बच्चे को तो नहीं रख दिया। ये हमारा सबकी ड्यूटी रहती है। अगर हम ऐसा पाते हैं तो तुरंत हम आदेश कर सकते हैं उसमें, उसको रिलीज करने का। उसको अगर फिर भी सीएनसीपी है वो कहाँ रखना है, किसके पास पेश करना है, उसका आदेश हम पारित कर सकते हैं। जी चलिए भाई साहब, यहाँ बहुत सही है, ये मामले सही है। वास्तव में जो अरविंद जी ने बताया यही है कि ऐसा अगर होता है तो आपके सीडब्ल्यूसी है, जेजेबी है, आपके डीसीपीयू है, आपके आदि तो लीगल अथॉरिटी को भी कर दिया कि माह में एक बार आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे मामलों में तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बच्चे इतने दिनों तक वैसे रखे नहीं जा रहे और बियॉन्ड तो रख ही नहीं सकते, ये बात तो सही है। जी जी। एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं लेता हूं। एक बात और जोड़ रहा हूं मैं जी। जब ये हम सब लोग इसमें विजिट करते हैं बीइंग मेंबर या चेयरपर्सन या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, तो हम एज मजिस्ट्रेट इसको विजिट करते हैं। हमारे पास उस समय एज मजिस्ट्रेट पावर होती है और हम उसमें रिकमेंडेशन भी देते हैं अपनी रिपोर्ट में। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिख सकते हैं कि उन्होंने इस विषय को ध्यान में क्यों नहीं लेकर आए, कैसे, किस कैपेसिटी में उन्होंने बच्चे को रखा है। सर हम छोटा सा ऐड करूं, छोटी सी मैं आता हूँ वसुंधरा जी, आता हूँ। बीच में बोलिए संजय जी, मैं आपको लूंगा, बीच में बोलेंगे तो गड़बड़ होगी। जी जी। अगला प्रश्न आया है, फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसलिए पहले मैं रोक रहा हूँ वसुंधरा जी आपको, सॉरी। प्रपत्र फॉर्मेट नियम, रूल एवं धाराओं को कैसे लिंक किया जाएगा? ये सीडब्ल्यूसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा रूल नियम के साथ प्रपत्र फॉर्मेट में क्या कोई बदलाव किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इन 3 प्रश्नों में पूरा जेजे एक्ट समाहित होता है। आदरणीय राकेश अग्रवाल जी। राकेश जी। जी 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 सर, आपसे प्रश्न है, प्रपत्र फॉर्मेट नियम, रूल एवं धाराओं को कैसे लिंक किया जाएगा? क्या रूल नियम के साथ प्रपत्रों में बदलाव किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्व का मामला है कि कोई भी आर्डर सीडब्ल्यूसी या जेजेबी जब भी करेगी तो निश्चित से उसको एक प्रपत्र में ही आर्डर जारी करना होता है। और जब वो ये आर्डर को जारी करेंगे तो उस प्रपत्र में बहुत सी सीडब्ल्यूसी नई आती हैं, वो प्रपत्र को नहीं समझ सकते। हालांकि आपने एक बार प्रपत्र से संबंधित कार्यशाला में बहुत डिटेल दी थी। हर प्रपत्र के ऊपर जो फॉर्मेट दिए हैं, 46 फॉर्मेट हैं, एक एक फॉर्मेट के ऊपर आपका
रूल्स लिखे हुए हैं, कौन से नियम हैं। तो जब हम किसी प्रपत्र को पढ़ते हैं, हमें कोई आर्डर जारी करना होता है, तो हम पहले उसके नियम उस प्रपत्र पर लिखे नियमों की ओर जाएं। जब आप नियम की ओर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि धारा से रिलेटेड है। सभी CWC को प्रपत्र पर लिखे हुए रूल्स, उन रूल्स के आधार पर धाराएं एक बार पढ़ना ही चाहिए। जो दूसरी बात आपकी है, I'm sorry to interrupt. भाई साहब आप अनम्यूट कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राकेश जी भाई साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए और दूसरे माइक को म्यूट कीजिए। चलने अनिल जी चलने दीजिए। जी जी भाई साहब बोलें। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जो इसका जो सेकंड आपका था कि क्या जो प्रपत्र या फॉर्मेट उसमें दिए हैं, 46 फॉर्मेट हैं, तो क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं? वो आदर्श फॉर्मेट है आपके लिए, वो अंतिम सत्य नहीं है। यदि निर्णय करते समय, डिसीजन लेते समय CWC या JJB को लगता है कि उसमें कुछ और हम चीजें जोड़ घटा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। वो अंतिम सत्य नहीं है। जी ठीक है सर, मैं एंडोर्स करता हूं अग्रवाल जी की बात को। बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने, और ये बिल्कुल फॉर्मेट हैं जी, ये गाइडलाइंस हैं, इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अंतिम सत्य नहीं है। अग्रवाल साहब की बात बिल्कुल सही कहा आपने। एक प्रश्न और आया है, मुझे लगता है अग्रवाल साहब ही इसका जवाब दें तो, या कोई भी पैनलिस्ट दे सकता है। फिर हम सत्र में से ओपन 1-2 प्रश्न लेंगे। कोई विधि विवादित बालिका जिसका बच्चा हुआ है, उसे भी संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है क्या? ये बच्चा CNCP में नहीं आएगा, उसे वहां रखना उचित होगा क्या? कोई विधि विवादित बालिका ने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा कहाँ रखा जाएगा? बालिका के साथ संप्रेषण गृह में रखा जाएगा या उसको CNCP मान के शिशु गृह में रखा जाएगा? सर, इसमें बड़ी स्पष्ट स्थिति है जी। अगर बच्चे को वो अपने साथ रखना चाहती है, बिल्कुल रख सकती है। 5 साल तक के बच्चे को रखे जाने का नियम इसमें दिया गया है, CRPC में, जेल मैनुअल में भी दिया गया है। लेकिन अगर वो बच्चे को सरेंडर कर रही है, वो रखना नहीं चाहती है, तो CNCP मानकर उसको साम में भेज दिया जाएगा तुरंत प्रभाव से। जी, so that all depends on the parent basically or the child. जी हाँ, कृपा शंकर जी, एक इम्पोर्टेंट चीज, वो जो लड़की जिसने बच्ची को जन्म दिया है, चाहे वो CICL केसेस होगा इन कॉन्फ्लिक्ट विद वॉर, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक CNCP केस है अपने आप में। तो जितने भी बच्चे हम लोगों को वो जो ऑब्जर्वेशन होम में रहते हैं, वो सारे CNCP केसेस हैं। तो इन टोटलिटी ऑल आर CNCP केसेस। राइट। संदीप गुप्ता जी, आप काफी देर से हैंड रेज किए हुए हैं, अपनी बात रखें। संदीप जी। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब कुछ चीजें थी, इस दौरान मैं सबकी बातें सुन रहा था, बहुत सारे विषय आए, उस विषय के कुछ थोड़ी सी चीजें थी। एक तो समय को लेके आया था, एक सब्जेक्ट की हम छोटी धाराओं के जो हमारे केस होते हैं उनका एक नियम है, एक समय है, समय के अंतर्गत हमें खत्म भी करना है। लेकिन हमने ग्रुप में ही अभी कुछ दिन पहले एक अपने डाली थी अपने यहाँ की कि 8 माह पहले एक रिपोर्ट लिखी गई थी, और लेकिन वो आज तक जो है ना JJB बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। अब यदि वो साल भर बाद अगर प्रस्तुत भी करते हैं तो ऐसे में इस केस का क्या होगा? वो 323, 294, 506 की धाराओं में केस था बच्चे का, जो 28/10/2020 का रजिस्टर्ड है, लेकिन आज तक JJB बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया। जो फरियादी था उसने स्वयं आके इस चीज की जानकारी दी, और इसके बाद भी बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। क्योंकि बोर्ड अपने मेजोरिटी में काम करता है, तो मेजोरिटी में हमारी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और एक सदस्य हो जाते हैं, इसके कारण मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ वहाँ पे। इसका जवाब पैनलिस्ट में से जी खुरानिया साहब। सर देखिए संदीप गुप्ता जी, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपकी जानकारी में होगा जरूर, एक मंथली मीटिंग होती है सेशन जज के चैम्बर में, जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी जिसको बनाया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, CMO, चेयरमैन CWC, PM JJB एंड मेंबर्स, इनको बुलाया जाता है, DCPO को बुलाया जाता है। अगर कोई ऐसा विषय है तुरंत आपको वहां पर संज्ञान में लाना चाहिए। अगर आपको उस मॉनिटरिंग कमेटी में नहीं बुलाया गया है
आप पत्र लिखकर उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा। मॉनिटरिंग कमेटी का बनाया है, उसको इसीलिए गया है ताकि इस तरह की बातों की समीक्षा हो सके और कार्य अच्छे ढंग से चल सके। जी, तो मॉनिटरिंग कमेटी में अपनी बात रखनी आवश्यक है। प्रेक्षा भट्ट जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। एक सवाल और है मेरा भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नई नजीर भी आपको साथ तक देखने को मिली। आयु निर्धारण को लेके लेटेस्ट बात है पिछले हफ्ते की। हमारे यहाँ एक आयु निर्धारण के लिए 302 का केस आता है। इसमें बच्चे की कई डेट ऑफ बर्थ सामने आती हैं। कक्षा 1 में एक अलग आती है, 2 में अलग आती है, 3 में अलग आती है। पुलिस ने उसको रखा कि चूंकि हम स्कॉलर रजिस्टर को मान्यता देते हैं या कक्षा 10वीं की मार्कशीट को या जन्म प्रमाण पत्र को, बच्चे के तीनों चीजें नहीं है, एक चीज है केवल स्कूल की, वो भी सही नहीं है, मतलब सही तरीके। और जब स्कॉलर रजिस्टर मंगाया गया तो उसमें बहुत सारी खामियां थी, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ऐसे में बोर्ड ने एक डिसीजन लिया, उसकी माँ के बयान लिए और माँ ने ये कहा कि मेरे पास बड़ा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके पास की है और मैं ये वचन देती हूँ, कहती हूँ कि इससे इतनी साल छोटी डेट है और उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो क्या ये सही तरीका था? ये गलत था सर, बिल्कुल गलत था। और इस चीज को बार-बार कहने के बाद भी हम कई बात कह रहे हैं। उसमें देखिए, पहले 8-10-2001 दी गई प्रथम कक्षा 1 में डेट ऑफ बर्थ, फिर कक्षा 3 में 8-10-2002 हो गई, फिर कक्षा सवाल मैं समझ गया, अब जवाब सुनिए आप। इसमें बोर्ड को क्या करना चाहिए था, सारे तथ्य उनके सामने आ गए थे। उसके बाद नंबर 1 तो बोर्ड अपने आप में सक्षम है, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ओसिफिकेशन टेस्ट, ये 2 चीजें ही महत्वपूर्ण थी। और बयान में कोई क्या कहता है उस बात पे नहीं जाना था, बयान का कोई मायने नहीं है। इस बच्चे की 10 डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में आ गई हैं तो माँ बाप या स्कूल के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता, और 2 ही चीजें रहेंगी, बोर्ड की सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड ऑसिफिकेशन टेस्ट। सर, इसके ऊपर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मेरे पास जब मैं वकालत करता हूँ तो मेरे पास इनिशियली में एक केस आया था, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर माँ बाप उसकी रजिस्टर्ड कराते हैं स्कूल में, वो कंसिडर करी जाएगी। अगर वो नहीं है तब बोनसिफिकेशन टेस्ट आएगा। पर अगर फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर उन्होंने जो इवन स्कूल के अंदर जो लिखवाया जाए, वो केजी में हो, फर्स्ट क्लास में, वो कंसीडर करा जाएगा। देयर इज अ जजमेंट ऑन दिस। सर, मैं इसमें एक बात फिर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपने जजमेंट की तरफ ध्यान कराया है हमारा। मैं आपको ये बता दूं कि जजमेंट रोज आती है, पिछली जजमेंट बदल जाती है। हमें जजमेंट पे नहीं, प्रिंसिपल पे चलना होगा। इसमें जजमेंट बहुत सारी मिल जाएंगी, डिफरेंट फुटिंग पे मिल जाएंगी आपको। जी, तो प्रिंसिपल्स पे चलना होगा। जी, प्रेक्षा जी ने काफी देर से हैंड रेज किया है, प्रेक्षा जी अपनी बात रखें। प्रेक्षा भट्ट जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अपने आप को अनम्यूट करके बात रखें। जल्दी से, थोड़ा समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रेक्षा जी, रितु जी आप अपनी बात रखें, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी, रितु जी। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और वाइफ अपने पेरेंटल हाउस में चली जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है देन, तो क्या वो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है और वो अबॉर्ट करवा देती है अपने बेबी को विदाउट हर हस्बैंड कंसेंट, तो क्या हस्बैंड को जब अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में जानता है, CWC में उसके रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन या कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे बेटे के बारे में, बच्चे के बारे में मुझे कुछ बताया जाए? मैं एसपी सिंह साहब की तरफ चलूंगा। एसपी सिंह साहब इसका जवाब देंगे। क्या अबॉर्शन इस तरह का इस मामले में CWC में कंप्लेंट की जा सकती है? जी सर। हाँ, हस्बैंड की बिना सहमति के अगर ऐसा हुआ है तो कंप्लेंट तो कर सकता है, उसका अधिकार है ये। तो CWC के सामने कर सकता है क्या? जी, CWC के सामने कर सकता है। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। दीक्षित जी हंस रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं इस बात को, MTP को अच्छी तरह से जानते हैं। MTP कब होगी? केवल माँ के कहने से या फादर के कंसेंट से MTP नहीं होगी। MTP डॉक्टर की ओपिनियन उसमें मैंने रखती है। क्या उस लेडी की जान को खतरा था? क्या जो बच्चा उसके गर्भाशय में पल रहा था, क्या उस बच्चे की जान को कोई खतरा था? उन चीजों के मद्देनजर ही MTP होती है।
बहुत क्लियरली सेक्शन 3 और 4 में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि किन कंडीशन में एमटीपी हो सकती है, और मेरे ख्याल से इसकी कंप्लेन क्या सीडब्ल्यूसी में हो सकती है, इस पर एक बात चर्चा करने की आवश्यकता है। सीडब्ल्यूसी सिर्फ सेक्शन 214 के अंतर्गत काम करता है, ये आई थिंक सीएनसीटी का मामला नहीं है। आदरणीय अग्रवाल साहब की तरफ चलूंगा। अग्रवाल साहब, हो सकती है कंप्लेंट, क्या इसमें चर्चा हो सकती है सीडब्ल्यूसी में? हो सकती है कंप्लेंट। अग्रवाल साहब। दीक्षित जी। सर, शिकायत को कहीं भी कर सकते हैं जी, कहीं भी, किसी फ्रंट पे, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सीडब्ल्यूसी से, जेजे बोर्ड से, कहीं भी कर सकते हैं। बट क्या इंटरवीन कर सकता है सीडब्ल्यूसी? कर सकता है सर, कर सकता है। क्यों मैं आपको इसका लीगल एंगल बता दूं। अगर आप देखें तो द पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ सीडब्ल्यूसी और एनी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। वन। सेकेंड, अगर आप देखो, देयर इज अ पैटर्निटी राइट guaranteed by the Constitution of India under Article 21. So he can intervene and force to CWC to take the cognizance on that, and CWC can intervene on that. ये मेरे हिसाब से एक सिविल मैटर है। आई डोंट थिंक सीडब्ल्यूसी कैन नो टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस। दीक्षित साहब सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। दीक्षित साहब, अब बंद है, आपकी आवाज बंद है सर, माइक अनम्यूट करें। मैं प्रयास चाह रहा था, क्योंकि सभी सम्माननीय अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और हर विचार का अपना एक अमूल्य मत भी है जी, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है तो नई नई उसमें से अवधारणाएं निकल कर आती है और उनको स्वीकार भी किया जाता है जी। इस प्रकरण में बहुत ही सिंपल है, जो मैं समझता हूँ कि बाल कल्याण समिति बालक के कल्याण के लिए है, और चूंकि अब बालक नहीं है तो उसका कल्याण कैसे संभव हो सकता है। तो ये जुडिक्शन, सर सुन लीजिए प्लीज, सर सुन लीजिए। बाल कल्याण समिति का कार्य जो है वो सीएनसीपी बालकों के सर्वोत्तम हित के संरक्षण के लिए है। ये जो बात आई है पति और पत्नी की, जी, पत्नी ने गर्भपात कराया, पति ये कहता है कि गर्भपात कराने से पहले पत्नी ने मुझसे सलाह मशवरा नहीं लिया और जिसने गर्भपात किया उसने मेरी कंसर्न नहीं ली। अगर ये डिस्प्यूट भी है तो ये फिर फैमिली डिस्प्यूट है, ये बालक का डिस्प्यूट नहीं है। तो अगर एफआईआर भी होगी, अगर शिकायत भी होगी, खुरानिया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि शिकायत तो कहीं भी हो सकती है, यहाँ से लेके राष्ट्रपति जी के यहाँ भी हो सकती है, लेकिन शिकायत की सुनवाई कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा। अगर उसमें है कुछ तथ्य है तो शिकायत में संज्ञान लिया जाएगा, नहीं तो शिकायत को निरस्त कर दिया जाएगा। ये ऐसा मेरा मत है। सर अगला प्रश्न है, डीएनए टेस्ट का अधिकार सीडब्ल्यूसी को है? एक मेरा इसमें एक क्वेश्चन था दीक्षित जी, क्या इसमें हम सीडब्ल्यूसी कंसीडर चाइल्ड व्हेन इट्स कम आउट इनटू दिस अर्थ, क्या ये मानेंगे या वॉर्म के अंदर भी मानेंगे? अगर हम वॉर्म के अंदर मान रहे हैं तो उसके अंदर तो चाइल्ड अगर वो रहा था या हो गया तब भी सीडब्ल्यूसी की पावर है। इसलिए मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि जब वो आ जाएगा। नहीं, आई थिंक क्योंकि सीपीसी, क्योंकि आईपीसी कहती है इनसाइड द वॉर्म एज वेल। Sir, that is IPC. That is IPC, sir. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन भी ये कहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईपीसी कहता है कि जो वो बॉम्ब में है, इसीलिए वहां पर पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया कि सिर्फ लिंग डिटर्मिनेशन के बाद उसका इसलिए हत्या ना कर दी जाए क्योंकि हो सकता है कि वो एक बालिका है, फीमेल चाइल्ड है, इसलिए वो कानून बनाया गया है। लेकिन सीडब्ल्यूसी का जो टोटलिटी में हम देखें तो वो वेलफेयर क्या है, वो वेलफेयर क्या है? वो बच्चे की शिकायत, सुनिए, वो बच्चे की शिकायत, बच्चे के साथ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन अधिकारों की जानकारी जब सीडब्ल्यूसी के समक्ष आती है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, सीडब्ल्यूसी स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, लेकिन तो तभी कर सकती है जब वो बालक की डेफिनेशन में आता है। उसका जुडिक्शन सीडब्ल्यूसी का तब लागू होता है जब वो बालक की डेफिनेशन में आता है। जब आप शिकायत में ही लिखते हैं कि वो बच्चा डिसीज है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सीडब्ल्यूसी का जुडिक्शन कैसे आएगा? ये मेरा बिंदु है।
बहुत हो बढ़िया, सकता हम उससे सहमत अच्छा सहमत पॉइंट ना हो। रखा आपने। जी जी बच्चों, जी। हम अगले प्रश्न की तरफ Very well चलेंगे, explained, अगले प्रश्न Kamal की जी। तरफ चलेंगे। शंकर डीएनए जी, टेस्ट का अधिकार सीडब्ल्यूसी को है और इसका प्रोसेस क्या है? जी लेकिन हम लोग बोलते हैं जीरो से, तो जीरो की डेफिनेशन क्या है फिर? पैदा होने वाली डेट से जिस दिन वो पैदा जी, हुआ। जीरो की डेफिनेशन अध्यक्ष जी का प्रश्न है। जी अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, जीरो की डेफिनेशन। आप म्यूटेड है। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब जी। से गर्भ धारण के 90 दिन के बाद जब भ्रूण बन जाता है जी। उसका जीरो शुरू हो जाता है। मुझे जो आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक प्रश्न आया था जो मैंने लिया था, डीएनए टेस्ट की, डीएनए टेस्ट अधिकार। मैंने ही बताया कि गर्भ धारण के 90 दिन के बाद जब वो भ्रूण रूप ले लेता है तो उसका जीरो चालू हो जाता है, जो मेरी जानकारी है। जी टेक्निकल नहीं सर जीरो उसी दिन स्टार्ट हो जाता है जिस दिन गर्भ धारण से 9 माह तक जीरो गर्भ धारण के समय से 9 माह तक, फिर जो बच्चा 18 साल तक है, जीरो की परिभाषा गर्भ धारण से ही स्टार्ट हो जाती है सर, फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, इस पे हम चर्चा और कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं डीएनए टेस्ट के पावर के बारे में। डीएनए टेस्ट कैसे कराया जा सकता है और उसका क्या पावर है सीडब्ल्यूसी के पास? जी डीएनए टेस्ट का अधिकार सीडब्ल्यूसी को और कैसे प्रोसेस है, इसका प्रश्न है। कोई भी ले सकता है प्रश्न पैनलिस्ट में से। सर जहां डीएनए की आवश्यकता है जी बाल हित में सीडब्ल्यूसी संज्ञान लेते हुए अपने रिकमेंडेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज सकती है। जी सर, थैंक यू सर। अल्पना जी ने हैंड रेज किया हुआ। अल्पना जी अपना प्रश्न, ब्रीफ प्रश्न रखेंगे अब हम, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। जी अल्पना जी। हाँ नमस्कार सर। मेरे पास एक प्रश्न है, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला मिली जिसकी हालत मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विकलांग, मतलब उसे कुछ नहीं पता था। हमने उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट है और किस हालात में और कहाँ प्रेगनेंसी हुई है, ये भी कोई जानकारी उसकी नहीं थी। अपने से संबंधित उसे कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ, हमने उसे एक जो आश्रम है वहां पर उसको रखा है, सुरक्षित किया है, तो ऐसे में उस बच्चे के क्या अधिकार होंगे जब वो जन्म लेगा? तो क्या लोग, क्योंकि लोग अभी से उसके अडॉप्शन के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगे हैं, हमने बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है कि कोई भी इस महिला से परिवार का जब तक कोई जानकारी ना हो और पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना जानकारी हो जाए तब तक ना मिलाया जाए। तो ऐसे में जो बच्चा पैदा होगा और सपोज तब तक भी कोई परिवार का व्यक्ति नहीं मिलता है, तो ऐसे में उस बच्चे का क्या होगा? क्या वो माँ से अलग किया जा सकता है या उसे अडॉप्शन में भेजा जा सकता है? क्या होगा? वसुंधरा जी। अल्पना जी, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रिसेंटली मुंबई का एक केस था जिसके अंदर ऐसे ही था कि माँ जो है वो उसको उसके बारे में मालूम नहीं था और वो मेंटली चैलेंज थी और बच्चे माँ को रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया था और बच्चे को सा में रखा गया था और उसका अडॉप्शन भी हो गया था। और अडॉप्शन भी एक फिल्म डायरेक्टर जो है उसके घर में हुआ था, शायद ये बहुत न्यूज के अंदर आया था, काफी इसका चर्चा भी हुई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माँ अभी वो रिहैबिलिटेशन में जा रही है और अगर उनको लगता है कि रिहैबिलिटेशन में जाने से वो वापस उसको मतलब नॉर्मल वो हो सकती है, वो चांसेस हैं, तो बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा। बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन है फॉस्टर केयर। उसको सीसीआईज में भी नहीं रखना, हम ये बोलते हैं कि सीसीआईज में भी नहीं रखना, बच्चे को फॉस्टर केयर में रखो और अब देखिए कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर डॉक्टर बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, but still I would prefer not to give in adoption but in foster care because you never know, हो सकता है वो जैसे ये वाले केस के अंदर 1.5 साल के बाद वो रिकवर होके वापस अपने बच्चे को मांगने लगी तो मांगेगी। और बच्चे के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जानना कि वो अपने माँ बाप के पास रहे। तो I would suggest adoption is not the option, foster care is the option for this child. अनीता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अनीता जी अपनी बात रखें। यस सर। सर एक काफी दिनों से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो फॉरेन बांग्लादेशी हैं जैसे, तो वो उनके पेरेंट्स भी जेल में हैं और बच्चों का भी कोई आईडी प्रूफ नहीं होने की वजह से उनको भी लाया गया है, तो उनको कैसे हैंडल करें? पेरेंट्स जेल में हैं, वो भी बांग्लादेशी हैं, उनकी आईडी उनके पास कोई नहीं है और इसी तरह उनके बच्चे हैं, उनके पास भी आईडी नहीं है,
तो उनको अब इसमें इसी में एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या हमारा कानून विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है अगर वो हिंदुस्तान में है तो? पैनल के पास ये प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं जी। मैं बोलती हूँ इसके अंदर, यस, CWC के पास पावर है बाहर के जो फॉरेन के बच्चे हैं उनको रखने की, क्योंकि हमने अफगानिस्तान से जो बच्चे आए थे उनको CCIs में रखा था, और लेकिन बट क्योंकि उनके पास वीजा था और कुछ के पास वीजा नहीं था, बट वी हैव टू इन्फॉर्म द एम्बेसी कि हमारे पास ये बच्चे आए हैं और उनका प्रोसेस, और हमने उनको वापस भी भेजा, तो आप उनको रख सकते हैं, दैट इज वन क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि वो कितने साल से रह रहे हैं, जेल में हैं, उनकी सजा याफ्ता कितने साल की होने वाली है, कौन कौन से उसके ऊपर सेक्शन लगे हैं, उसके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू सेपरेट द चाइल्ड विद द फैमिली, उसको फैमिली से सेपरेट नहीं करना, आप उनको वापस बांग्लादेश भेजेंगे और पेरेंट्स यहाँ जेल में रहेंगे, वो भी आपको नहीं करना है। तो आपको ऑब्वियसली मैं फिर बोलूंगी कि आपको यहाँ पे देखना है कि क्या बच्चे CCIs में रहेंगे या वो किसी उनकी नोन परिवार है किनशिप केयर में, क्या उनके रिश्तेदार अगर यहाँ पे रहते हैं तो क्या उन बच्चों को वहां रखा जा सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ CWC एंड DCPO, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम अब अपने सर इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ, इसमें फोर कॉर्नर चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे उनके जी जो जी थैंक यू। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने UN का डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, वी आर अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट। जी दो प्रश्न और आ रहे हैं, राकेश जी ने हैंड रेज किया और वकील साहब ने, पर मैं उसके पहले हमारे अध्यक्ष जी की तरफ चलूंगा, आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न आया था, उनसे हम वक्ताओं का आभार प्रदर्शन और अध्यक्षीय उद्बोधन लेंगे, उसके बाद हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन। मुझे नहीं लगता जी, ये नहीं लगता कि आज कोई भी अध्यक्ष उद्बोधन सुनने के लिए तैयार है। अच्छा प्रश्न चल रहा है, और बार बार मैं कहता हूँ कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने हम सफलता के सोपान चढ़ते जा रहे हैं। और आज हम लोगों को पता चला कि हम लोगों के साथ में या हम लोगों का पैनल भी कितना रिच है, और हम बाहर से भी लोग बुलाते हैं, लेकिन हमें लगता है हम भी इतनी जानकारी से भरे हुए हैं, और इन सब के बाद भी प्रश्न खड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि एक प्रश्न हमारे अंदर से खड़ा होता है और दूसरा उसका समाधान निकलता है। तो आज का डिस्कशन है बहुत ही लाजवाब है, और मुझे लगता है ये डिस्कशन सबको बहुत बड़ी जानकारी देता है। हम सब इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई ना कोई सी सिचुएशन हमारे सामने पहली बार होती है, और जब हमें पहली बार होती है तो हमें उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी के पास इतना बड़ा अनुभव है, तो मैं तो मेरे पास तो शब्द नहीं है आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करूंगा कृपाशंकर जी कि हम इस तरह के डिस्कशन को महीने में 2 महीने में एक बार जरूर रखा करें। जिस तरह से आपने किसी एक्ट पर पूरी चर्चा कर ली, अब उसके ऊपर डिस्कशन रखिए जी। ऐसे हमारे साथ में बहुत लंबे समय से मैं डॉक्टर SP सिंह जी से मिलता रहता हूँ, राजस्थान के बहुत बड़े बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, और सबसे बड़ा संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। अरविंद जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर के दीक्षित जी तो हम कहेंगे कि PCPNDT एक्ट के पितामह है, वो तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान के अंदर, तो वास्तव में वो इस एक्ट के साथ अपने आप को पूरा तारतम्य के साथ, ऐसे मैं कहूँगा इस एक्ट के लिए वो जीते हैं। ऐसे सभी हमारे पैनलिस्ट वकील साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी, आदरणीय कृपाशंकर जी को, आदरणीय राकेश जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद में मैं आपका समय जाया नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको डिस्कशन में बहुत आनंद आ रहा है, और किसी अच्छे आनंद में बीच में रोड़ा बनना मुझे लगता है क्या है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रतिदिन हमारे समक्ष कोई ना कोई नई चुनौती आती ही रहती है, तो उस पर कुछ 2 लाइनें याद आती हैं कि यही तय जान कर कूदो वसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ न बोलेंगी चिरागों की सफाई में। तो हमारे अपनी सफाई खुद देनी होगी, और हमें अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी होगी, एक्ट को पढ़ना होगा, डिस्कशन करना होगा जी। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर हम लोग कोर्ट में बहुत सारा वो लगते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन अभी आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था, पोस्ट कोविड तो हिंदुस्तान का सिनेरियो बना चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर, वो क्या बना, एक। दूसरा, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने आती है अपार्ट फ्रॉम द एक्ट, क्योंकि एक्ट को हम जो है वो किसी ना किसी तरह से इंटरप्रिटेशन करके या जजमेंट लेके हम उसका हल निकाल लेते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने क्या है, और पोस्ट कोविड के अंदर ये किस तरह से डायनामिकली चेंज हो रहा है, उसके ऊपर कुछ आप बताएं तो। बहुत संक्षेप में इसका जवाब कौन देना चाहेंगे, वकील साहब?
जी वसुंधरा जी देंगी या हाँ, मैं दीक्षित साहब? ब्रीफ में थोड़ा सा दूंगी, उसके बाद मैं चाहूंगी जी। कि आप लोग इसमें, क्योंकि बहुत कोविड-19 के बाद बहुत सारे बच्चे जो कोविड अफेक्टेड बच्चे हैं, उनके लिए तो एक तो एनसीपीसीआर ने बाल स्वराज का जो एक पोर्टल निकाला है, जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि वो अपना उसके अंदर अपना कितने बच्चे क्या है वो करेंगे, और उनको सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताना है कि उन्होंने उन बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम निकाली है, किस तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। तो वो तो एक हो ही रहा है, दैट इज वन थिंग। लेकिन CWCs की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास एक लिस्ट जो बच्चों के उनके डिस्ट्रिक्ट की है, उनके हर बच्चे के साथ वो किस तरीके से उसका रिहैबिलिटेशन करना चाहेंगे। क्या वो CCI में जाएगा, स्पॉन्सरशिप स्कीम से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, या कोई सरकार की कोई स्कीम है उससे जोड़ेंगे। तो वो सब CWC के ऊपर काफी अब तो काफी चैलेंज आ गया है, और उनके साथ उनको करना भी है। बट यस, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, और बहुत सारी स्कीम्स है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्कीम निकाली है, सरकारों की, स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स है। हमारे साथ सतना से चेयरपर्सन राधा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। राधा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? राधा मिश्रा जी। जी राधा जी, राधा जी का प्रश्न नहीं आ रहा। संजय मालवीय सर, आपने हैंड रेज किया हुआ, अपनी बात रखें। जी सर, संजय मैं मालवीय जी। कह रही थी सर, जैसे जो शिशु गृह होते हैं उनको जैसे 10 की परमिशन है, तो वो 10 से ज्यादा रखे हुए हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? CWC मतलब वहां से बच्चे हटा सकती है ना? जी दीक्षित साहब। एक्चुअली ये जो प्रश्न किया है, ये क्लोज एंडेड प्रश्न है, ये ओपन एंडेड नहीं है। इसमें हमारे सामने सारे डाटा होना चाहिए कि जिस शहर में वो है, CCI है या सा है, वहाँ पर और अन्य सा हैं या CCI है, उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या बच्चों का वहाँ हितों का ध्यान रखा जा रहा है, वो सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं, उनके किसी अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, जैसे कोई डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। तो ये जब सब चीजें आएंगी तब उसके बाद ही लोकल CWC उस पर निर्णय कर सकती है। ये कितनी क्षमता है और कितनी क्षमता का पालन कराना, ये CWC का ही काम है, और वो ही निर्णय ले सकते हैं, किसी अन्य अथॉरिटी को अधिकारता नहीं है। लेकिन हमें इन सारे संसाधनों को देखने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं। जी जी सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे बच्चा कारा में चला गया है और प्री एडॉप्शन के लिए उन्होंने भेजा है, तो वो जानकारी क्या CWC को होनी चाहिए? मतलब देते हैं CWC को ना? देखिए, एक्ट के अनुसार CWC का काम सिर्फ लीगल फ्री करने तक रहता है। अगर संस्था देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती है तो भी कोई बात नहीं। हमारा काम लीगल फ्री करने तक ही रहता है। बाकी इस पे मैं एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहूंगा। राकेश अग्रवाल या वसुंधरा जी, कोई भी अपनी बात रखें। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला कृपा शंकर जी कि हमारा जो वहां तक रोल होता है कि उसको लीगली फ्री कर दे, और क्योंकि फिर वो कारा में चले जाते हैं और कारा में जाने के बाद सारा कारा में हो जाता है, तो हमारा लिमिटेड रोल हो जाता है। इफ दे गिव परफेक्ट, इफ दे डोंट गिव देन आल्सो इट्स ओके। हमारा रोल वहां पे खत्म हो जाता है। राइट। नारायण बहती जी, आप हैंड रेज किए हुए हैं। राधा जी जुड़ गई हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी। राधा जी। जी सर, प्लीज मेरा कहना ये था कि कोई बालिका को हम लोग जो है 17 साल और कुछ माह में अगर किसी को रखा है बाल गृह में, और उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती बालिका की, बालिका अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती है, उस पोजीशन में CWC क्या कर सकती है? 18 वर्ष के ऊपर की बालिका अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती है? हाँ सर जी, प्रश्न क्या था आपका? रखा था तो कुछ माह में रखा, अब 18 वर्ष की हो रही है और माँ के पास, माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। आफ्टर केयर फैसिलिटीज हैं उसके लिए, आफ्टर केयर फैसिलिटीज हैं जी। ऐसी बालिका को काउंसलिंग करने के बाद CWC आफ्टर केयर में रखने का आदेश जारी कर सकती है, जहां पर उसको स्किल डेवलपमेंट और अपने सामाजिक दायित्वों को सीखने और समझने का मौका मिलेगा। और उस 3 साल के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो 2 साल तक और भी CWC उसको एक्सटेंड कर सकती है, जब तक कि वो बालिका अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में समाहित होने की क्षमता डेवलप नहीं कर सकती है। नियम 25(2) और 3 में मेंशन्ड है। आप
जे एक नियम पढ़ेंगे, नियम 2502 में मेंशन है जी। जाना चाहती, वो जिस लड़के के साथ भागी थी उस लड़के के साथ जाना चाहती है, वो आगे देर में नहीं जाना चाहती। अगर उस लड़के का केस क्लोज हो गया है, इस बारे में खुरानिया साहब की राय जानना चाहूंगा, अगर उस लड़के का केस पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है तो क्या सुपुर्द कर सकते हैं? सर इसमें अभी कल ही सिमिलर केस आया है हमारे पास एडवाइस के लिए, केस पेंडिंग है, लड़की वहां पर हॉस्टाइल हो गई है, लेकिन दोनों ने मैरिज को रजिस्टर करवा लिया है। तो चेयरपर्सन साहब का फोन आया था कि इसमें एडवाइस करें, क्योंकि कल ये 18 साल की हो जाएगी और इसने पूरा उधम मचा रखा है कि मुझे तो अपने हस्बैंड के साथ जाना है जी। तो उसमें एडवाइस ये दी थी कि अगर मैरिज रजिस्टर है जी, और आप कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आईओ को बुलाइए, डीसीपीओ को बुलाइए, उनको विटनेस कीजिए, क्योंकि 18 साल के बाद जी अगर वो सक्षम है और वो बॉय भी मेजर है, 21 साल से ज्यादा का है, मैरिज उनकी रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड मैरिज को चैलेंज नहीं किया गया, वो लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ माने जाएंगे, तो उनको आप नहीं रोक सकते, आपको उनको जाने दिया जाना चाहिए और विटनेस करवा लीजिए और मॉनिटरिंग के लिए आप कह सकते हैं। जी सर। राधा मिश्रा जी बीच में आपने हैंड रेज किया था, शायद कनेक्शन में नहीं थे। राधा जी आगे। राधा मिश्रा जी, शालिनी शर्मा जी आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। जी जी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि प्रश्न पूछते समय अपना वीडियो ऑन कर लें, कंफ्यूजन रहता नहीं तो। जी जी शालिनी जी। गुड इवनिंग ऑल द पैनलिस्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि सर मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में जेजे एक्ट सर अभी टीजिंग स्टेजेस पे है जी। तो सर मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है एज अ चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू का। तो सर हमारे पास एक केस आया एक बच्चे का। सर 2015 पे वो बच्चा इंटरनेशनल बॉर्डर पे मिला आर्मी को, जिन्होंने बाद में वो बच्चा पुलिस को दे दिया। और क्योंकि तब 2015 में जेजे एक्ट नहीं था, तो सर वो बच्चा किसी तरह से ऑब्जर्वेशन होम तक, जब जेजे एक्ट आया तो ऑब्जर्वेशन होम में लाया गया। 2018 में सर जेजे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में आया। तो सर अब 2020 में जब बच्चे का फाइल देखा गया तो देखा कि बच्चा स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, कुछ ज्यादा अपने बारे में बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उस टाइम तो ना तो सर काउंसलर की फैसिलिटीज थी ना कुछ था। और 2020 और 2015 के बीच में अगर उस बच्चे को कुछ जानकारी थी भी अपने बारे में तो वो शायद वो भूल गया था। और जब उसकी पुरानी फाइल भी देखी गई तो प्रिजम्पशंस लगी कि शायद बांग्लादेश का था, और फाइल में देखा भी गया कि एम्बेसीज के साथ पुलिस ने कोशिश भी की थी इसकी रिपैट्रिएशन की, बट क्योंकि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड था, अपने बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं पाया, तो वो सारे एवेन्यूज सर क्लोज थे। 2020 में जेजेबी ने सर उस बच्चे को, जिसकी उम्र अब रफली 18 या 19 साल हो चुकी थी, उसको सीएनसीपी चाइल्ड डिक्लेयर करके सर उसकी कस्टडी सीडब्ल्यूसी को दे दी गई। बट सर सीडब्ल्यूसी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वी हैव नो रिहैबिलिटेशन होम्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन JNK। तो सर बहुत दुख के साथ मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि वो बच्चा इज स्टिल इन ऑब्जर्वेशन होम। तो इस फोरम की वजह हेल्प से सर मैं उस बच्चे की तरफ सबका ध्यान केंद्रित करना चाह रही हूँ कि अगर कहीं भी कोई सूटेबल ऐसी संस्था है जहाँ पे वो बच्चा शिफ्ट किया जा सकता है, पर नो फॉल्ट ऑफ हिज सर वो बच्चा 5 साल से अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा है। जी जी खुरानिया साहब, आप उसका डिटेल मुझे भी भेज सकती हैं, हम भी प्रयास कर सकते हैं। खुरानिया साहब जी। शालिनी जी, हमेशा आप ना कुछ नई चीज लेकर आती हैं, मेरे से संपर्क में रहती हैं, मैं बताना चाहूंगा। अच्छा। और इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 तो ऑब्जर्वेशन होम में उसको रखना सरासर गलत है। उसको फोस्टर केयर में रख सकते हैं, उसको फिट फैसिलिटी में रख सकते हैं, उसको फिट पर्सन को दे सकते हैं जब तक कि कोई और इंतजाम नहीं हो जाता। और अगर आपकी राज्य में ऐसे CCI नहीं है या फिट फैसिलिटीज नहीं है तो नियर बाय स्टेट में उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जी, ऑब्जर्वेशन होम में रखना बिल्कुल सरासर गलत है। जी जी सर। सर मैं जानना चाहूंगी सर कि नियर बाय स्टेट में शिफ्ट करने का फैसला तो सर CWC कॉम्पिटेंट नहीं है लेने के लिए, क्योंकि सर ये तो गवर्नमेंट को उसमें अपनी रिकमेंडेशन WCD जम्मू कश्मीर को भेजनी होगी
या थ्रू डीएम आप मूव करेंगे और WCD उसमें निर्णय करके नियर बाय स्टेट को उसको ट्रांसमिट करेगी और उसको वहां रखने की व्यवस्था करेगी। आपका दायित्व इतना है कि आप उसकी पूरा ऑर्डर रिकमेंडेशंस के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल भेजेंगे। डॉक्टर कृपाशंकर जी, मैं इसको कुछ ऐड करना चाह रहा था। जी सर। सबसे पहले मैं शालिनी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप पहले चेयरपर्सन बने, आपने वहाँ शुरुआत की। दूसरा, इस प्रकरण में जो आपने तथ्य अभी पैनल के सामने रखे हैं और आदरणीय अरविंद जी ने उसमें अच्छा मार्गदर्शन दिया है, इससे बढ़कर एक थोड़ा सा और एक साथ में प्रयास करें, वो तो करें, एक साथ में प्रयास करें कि सीधे आप राष्ट्रीय आयोग के संपर्क में आए। राष्ट्रीय आयोग देश भर में उनको मालूम है कि कहाँ क्या व्यवस्था उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम हो सकती है और उनकी अधिकारता भी है। तो आप इस प्रकरण को राष्ट्रीय आयोग के संज्ञान में लाए तो उसमें आपको, और इसमें आप सेक्शन 96 एक बार रेफर कर सकते हैं, जेजे एक्ट का सेक्शन 96। सर मैं ये हाउस को सूचित करना चाहूंगी कि सर NCPCR भी विजिट पे आई थी सर, उस बच्चे को मिलके भी गए थे सर, और उस बात को भी सर 8-9 महीने हो गए हैं। तो आपको हम हमारे अध्यक्ष जी की परमिशन से आपको ये श्योर कर सकते हैं, आप हमें भेजिए, हम उसमें राष्ट्रीय आयोग से बात कर लेंगे, बिल्कुल मदद हो जाएगी। डॉक्टर, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कई बार चूंकि हमारे सामने परेशानियां बड़ी बड़ी रहती हैं, तो हमें लगता है कि पहली बार में या दूसरी बार में हमें परिणाम मिल जाना चाहिए। विधि का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समय सीमा होते हुए भी समय सीमा नहीं होती है। जी सर, जी बहुत बढ़िया। प्रेम सिंह जी काफी देर से हैंड रेज किए हुए हैं। जी, तो आप बिल्कुल प्रयासरत रहिएगा, सारे फ्रंट आपके लिए खुले हुए और आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपका थैंक यू सर, आई एम ग्लैड टू हियर योर व्यूज। थैंक यू। हाँ शालिनी जी, एक बार और सुन लीजिए, जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसको भी संज्ञान में ला सकती हैं आप, क्योंकि जुडिशरी का जब ऑर्डर आएगा मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू तो उसका फटाफट कंप्लाइंस होगा। सेशन जब ऑर्डर करेगा तो उसकी कंप्लाइंस इमीडिएट होगी। सर हम आगे चलेंगे जी। प्रेम जी अपनी बात रखें, राधा जी अपनी बात रखें, आपने हैंड रेज किया हुआ है, शायद आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात। जी सर मैं बोलूं? जी राधा जी सभी को नमस्कार। सर मैं जानना चाह रही थी कि 18 साल से नीचे जो विक्षिप्त लड़कियां मिलती है हम लोगों को, वो अपने बारे में कुछ बता भी नहीं पाती हैं। हमारे यहाँ CCI तो पास में कोई है नहीं और इस तरह की गर्ल्स को कोई रखना भी नहीं चाहता है। ऐसे में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं सर, आप लोग मार्गदर्शन दीजिए। एक्सपर्ट्स प्लीज। सर ये बिल्कुल सही सवाल किया है इन्होंने, और मुझे बड़ा खेद है ये कहते हुए कि हम बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं और विषय की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। चाहे इसमें राष्ट्रीय आयोग हो, चाहे इसमें राज्य का आयोग हो, इस विषय की तरफ इनका ध्यान जाना चाहिए। और ये सर मैं पिछले कई दिनों से मेरे पास इस तरह की 2 लड़कियां हैं, मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या करूं। और इसमें हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, मैं बता दूं। नहीं, इसमें एक उत्तर हो सकता है सर। आप अपने जिले के CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर कराएं, CWC एक लेटर लिखेगी, वो नियरेस्ट थाने को या TI को ऑर्डर करेंगे और वो आपके राज्य के, जैसे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है या इंदौर में है, मानसिक चिकित्सालय हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जा सकता है CGM के आदेश पे। आप सीधे डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, हर राज्य में एक नारी निकेतन बनाया गया है जी, लेकिन अगर आप नारी निकेतन की वाकई में स्थिति को जाकर देखेंगे तो आप निरुत्तर हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जी सर, आपने सही कहा। हमें अपना काम करना है। डॉक्टर, चूंकि ग्वालियर में ही मेंटल हॉस्पिटल है जी और इंदौर में मेंटल हॉस्पिटल है, तो आपने जिस बालिका की बारे में बात की है कि जो बालिका आपको मिलती है जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, वो 18 साल से कम है जी। अगर 18 साल से कम है तो ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे बच्चों की रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनका स्वयं का एक कानून है जिसको मेंटल हेल्थ एक्ट कहते हैं। उसमें बच्चों के लिए सर अब मैं वो 18 साल से ऊपर है या नीचे ये भी नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए फिर मुझे अभी उसका एज के लिए वेरिफिकेशन करनी होगी। दोनों परिस्थितियों में समझना पड़ेगा। अगर 18 साल से कम है
तो वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन करने की कोई भी सुविधा नहीं है, ना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से है, ना भारत सरकार की तरफ से है। अगर वो 18 साल से बड़ी है तो फिर जैसा आदरणीय कृपा शंकर जी ने बताया है, वो फिर प्रक्रिया हो सकती है अगर वो 18 साल से बड़ी है। नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा चेक कर लीजिएगा। हमने पिछले 3 महीने में 2 या 3 बच्चे भेजे हैं, उनकी एक ही कंडीशन होती है कि एक केयर टेकर होना चाहिए। डॉक्टर साहब वो जो केयर टेकर की जब बात करते हैं तो वो डे केयर टेकर है। वो इंडोर हॉस्पिटलिटी के लिए नहीं है। तो वो अपने को आपको वहां से लग रहा होगा कि उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। एक्चुअली वो हॉस्पिटल के कैंपस के बाहर रहते हैं और वहाँ कैंपस के बाहर से इलाज होता है। वो तो जो केयर टेकर है वो वहाँ ओपीडी टू ओपीडी उसका इलाज करता है। तो फिर इस समस्या का समाधान जब हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो यहाँ रीवा हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये बार करता है क्या 18 साल से नीचे एडमिशन को? आपका वो अधूरा रहेगा। सर आपकी बात रिपीट कीजिएगा, आपकी पूरी पहली बात। आपने भी मेंटल हेल्थ एक्ट बताया ग्वालियर में, कुछ आपने कहा था मेंटल हेल्थ है, तो ये क्या बार करता है कुछ या मतलब कोई प्रोविजन कंडीशंस है? उनका मेंटल जो डॉक्टर्स का जो मैनुअल है उसका एक उन्होंने एक्ट बना हुआ है पूरे भारत सरकार में, सेंट्रल एक्ट है वो। सर ये मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है और इसमें काफी प्रावधान दिए गए हैं आप सबकी जानकारी के लिए। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इंक्वायरी या ट्रायल होता है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर वो फिट पर्सन नहीं है तो उस इंक्वायरी को, ट्रायल को उसी स्टेज पे रोकना पड़ेगा। सर ये तो आपने ग्वालियर के संदर्भ में कहा तो मुझे लगा शायद ग्वालियर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। नहीं ये तो नेशनल एक्ट, सेंट्रल एक्ट का तो एप्लीकेशन हर हॉस्पिटल में लागू है। लेकिन जब प्रेम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम जी अपनी की बात करते हैं तब ये सब चीजों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे CWC JJ एक्ट का पालन करती है वो अपने एक्ट का पालन करते हैं। जब विरोधाभास आता है तो बीच का कोई एक रास्ता निकालना होता है जिससे बच्चे का लाभ, सर्वोत्तम लाभ हो। डॉक्टर साहब प्रेम जी आप अपनी बात रखें। प्रेम जी एक पोक्सो का केस है जी और तो जेल में बंद है। विक्टिम ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और मैं उस आपकी आवाज चली गई है प्रेम जी, संपर्क शायद टूट गया आपसे। चलिए तो हम इस प्रश्न के साथ ही आज का ये सत्र भी समाप्त करते हैं। बहुत इंटरेक्टिव रहा, बहुत मजा आया। एक विषय भी मिल गया मुझे अगली चर्चा के लिए। मेंटल एक्ट के ऊपर हम एक बार चर्चा करेंगे और अगले सप्ताह जैसे कि हम लोग हैं एक और इंटरेस्टिंग विषय लेके आ रहे हैं। स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में क्या महत्व है, इसके ऊपर हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। बाल संसद हमने प्लान किया है जैसे आज मैंने बताया था। जी प्रेम जी आप जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रखें। जी सर जी आपका माइक बंद है प्रेम जी। प्रेम जी आपका माइक बंद है। जी आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है, बताएं। नहीं आ रही आवाज आपकी। चलिए तो हम अगले सप्ताह फिर मिलते हैं 4 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पैनलिस्ट को एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर एक बात रह गई है। जी जी हमने बात की MTP की, दीक्षित जी मौजूद हैं। मैं आपको सूचना देना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से जी 25 मार्च 2021 को नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें MTP की समय सीमा अब 20 से 24 हफ्ते कर दी गई है। जी सर, जी कर दी गई है सर। जी सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बताएं। अरविंद जी ये संज्ञान में है और हमारे मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है। हमारे शिवपुरी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय खेबरिया जी ने उसका उपयोग भी किया है। हमने भी कल उपयोग किया है। हमने भी कल उपयोग किया है। मैंने ये सबकी जानकारी के लिए बताया है। ठीक है जी प्रियंका जी अपनी बात रखें। प्रियंका जी। सर मेरा JJ एक्ट से हटके थोड़ा एक पॉक्सो एक्ट को लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पूछ सकती हूँ? कहाँ से हैं, थोड़ा अपना परिचय दे दें। सर रायसेन में एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता बात कर रही हूँ। बताएं। सर एक पॉक्सो एक्ट को लेकर, एक पॉक्सो एक्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति को मालूम है किसी नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है
तो उसको आवश्यक है कि वो थाने में सूचना दे या फिर कहीं चाइल्ड लाइन है कहीं पे सूचना दे, नहीं तो उसके लिए 6 माह का कारावास का प्रावधान दिया गया है। तो क्या ये एक सोशल वर्कर के लिए भी आवश्यक है? ये किसी के लिए भी आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पॉक्सो एक्ट पे चर्चा हम अगली बार करेंगे, पर जो मोटा मोटी बात है कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि पॉक्सो की सूचना एसजेपीयू को, नियरेस्ट थाने को, बाल कल्याण समिति को या चाइल्ड लाइन को देना ही है। इट इज अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्लॉज। जी हाँ प्रेम जी, आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं हम, आप हैंड रेज किए हुए हैं, बोलिए। प्रेम जी माइक बंद है आपका। जी आवाज आ रही सर? जी आ रही है। पोक्सो का केस है, अक्यूज जेल में बंद है, अक्यूज जेल में बंद है। विक्टिम ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और वो सरेंडर करना चाहती है, तो क्या वो सरेंडर कर सकती है या नहीं? हेलो जी बिल्कुल, प्रेम सिंह जी बिल्कुल कर सकती है, सरेंडर कर सकती है और बच्चा अडॉप्शन में जा सकता है। जी कोर्ट में चल रहा है अभी तो। हाँ नहीं, लेकिन वो सरेंडर कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है। कोर्ट की प्रक्रिया अलग है, ये सरेंडर की प्रक्रिया अलग होगी, बिल्कुल कर सकती है। जी कर सकती जी, ठीक है। विजय लांबा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, हालांकि सत्र हमारा समाप्त हो चुका है, एक आखिरी प्रश्न हम ले सकते हैं। विजय जी बोले अपनी बात। जी नमस्कार सर। सर हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई है कि एक नियोनेट हमें मिला है, कुछ घंटे का बच्चा था जो एक कूड़े के ढेर पे मिला और वो अबंडेंट बच्चा है, उसको हमें हॉस्पिटलाइज करना है, लेकिन हमें स्टाफ की दिक्कत आ रही है कि हॉस्पिटल में कौन उसकी टेक केयर करेगा। ये 3-4 बार हमारे साथ ऐसे हो चुका है। हम डीसीपीओ स्टाफ की ड्यूटी वहां पे लगा रहे हैं, लेकिन जो डीसीपीओ का स्टाफ है वो इस केयर करने से बिल्कुल मना कर दे रहा है। साथ में हमने एमएस जो हमारे आईजीएमसी शिमला के एमएस हैं, उनको एक हमने ऑर्डर निकाला था कि वहां से एक नर्स की परमानेंट ड्यूटी लगाई जाए उस बच्चे के साथ, जो उसका नर्सिंग का सारा पार्ट देखेगी, क्योंकि जो डीसीपीयू स्टाफ है वो नर्सिंग पार्ट में ट्रेंड नहीं है हमारा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो सर हमें प्लीज आप गाइड करें कि हम एनआईसीयू के अंदर नियोनेटल यूनिट में किसी को आने जाने की परमिशन होती ही नहीं है, तो वहां पहली बात तो केयर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर केयर की आवश्यकता लगती है तो आप अपने चाइल्ड लाइन की मदद ले सकते हैं और वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद ले सकते हैं, जो प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं। वसुंधरा जी। हाँ, इनफैक्ट हम लोगों के पास जब ऐसे केसेस आते थे तो सा के अंदर जो है हम लोग रेफर कर देते थे, बेशक वो वैसे ही होता था उसपे, और उनके पास होते हैं तो दे टेक केयर। तो आप एक ऑर्डर कर दीजिए जो आपकी लोकल सा है वहां पर, तो उनके पास ही प्रोविजन होता है, तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। मैम सा वाले बिल्कुल भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, जब तक बच्चा प्लेस नहीं होगा शिशु गृह में तब तक हम उस बच्चे की टेक केयर नहीं करेंगे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। You have all the right to place the child in the शिशु गृह। आप उसको सा के अंदर आप प्लेसमेंट का ऑर्डर कर दीजिए और वो लोग कर देंगे। You have every right to do that। आप अपने पास किस में रखेंगे? नहीं मैम, लेकिन अभी जैसे बच्चे को वो डायरेक्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया है, तो हम मैम उसको जब तक वो फिट डिक्लेयर नहीं होता हम तब तक कैसे उस बच्चे को नहीं, आप बच्चा फिट डिक्लेयर होने का वेट नहीं करेंगे। आपके पास बच्चा आपके पास आ गया, वो एक सीएनसीपी केस आपके पास बन गया, यू हैव एवरी राइट टू गिव द ऑर्डर टू प्लेस द चाइल्ड इन सा। और सा के साथ साथ आप अदर ऑप्शंस भी कर सकते हैं, जो अभी कृपा शंकर जी ने बताया वो सारे कर सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट ऑर्डर आप सा में कर सकते हैं। और हम लोग तो यूजुअली ऐसा ही करते हैं दिल्ली के अंदर, वी डू लाइक दिस ओनली। और अगर आपकी सा इतनी सेंसिटिव नहीं है तो उसको बंद करने का रिकमेंडेशन भी सीडब्ल्यूसी कर सकते हैं। जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती, कोई भी सीसीआई बच्चे को लेने से मना नहीं कर सकती। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू शंकर जी। इसमें एक पहलू और है ये, और उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी अनुभव किया है कि अगर आपने सा के लिए ऑर्डर कर दिया सीडब्ल्यूसी ने प्लेस करने के लिए, और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बच्चा अंडर ट्रीटमेंट है जी, और दुर्भाग्यवश बच्चा जो है वो जीवित नहीं रहता है, तो आपका किया हुआ ऑर्डर
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़कर जाता है, क्योंकि जब भी जो भी ऑर्डर होता है उसके पालन में वो ऑर्डर का जो एनेक्शर है वो साथ में जाता है। हम ऑर्डर कर रहे हैं बालक को प्लेस करने के लिए और बालक नहीं जा रहा है, तो ये बहुत एक क्वेश्चनेबल ऑर्डर होता है। और इसमें जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की है, उनको बच्चों को केयर करना है, ना कि सा की जिम्मेदारी है। उनका कहना ये बिल्कुल सही है कि जब बच्चा डॉक्टर दीक्षित जी निकल गए, डॉक्टर साहब से संपर्क उठ गया है। चलिए मैडम, आप इस बारे में हम आपसे बाद में चर्चा कर लेंगे। मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, आप एक बार मुझसे बात कर लेंगे तो मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर लूंगी। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप जुड़े इस कार्यक्रम से। एक छोटा सा मैसेज रहेगा लास्ट में बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन। सारे सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीसीएफ के वेबिनार्स में अटेंडेंस दें और जितने भी हम आपके वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं उनको एंटरटेन करते हैं। अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू राइट अस टू अस। You may also call us on our toll-free number 1800-309-0404। ईमेल आईडी भी हम पोस्टर्स में देते हैं, आप डायरेक्टली हमको ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सारे कंसर्न्स जो रह गए हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमें आपको बोलने का नहीं मौका दिया गया है, थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है, आप हेजिटेट मत किया कीजिए। हम टोल फ्री नंबर के साथ साथ हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डॉक्टर कृपाशंकर जी का, उन पे आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए अपने क्वेश्चंस रेज करने का। सीसीएफ चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में ये जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में हम रेक्टिफाई कर पाएँ, सारे सॉल्यूशन लेकर आएँ आपके लिए। हमारी वेबसाइट भी है जो अभी हमने भी टाइप किया हुआ है मैसेज में, ccfcare.in। आप इस पे विजिट कीजिए, जहाँ भी जितनी ज़्यादा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हमें खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जबलपुर चेयरपर्सन यशवेंद्र खजूरी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मार्गदर्शन। थैंक यू। नमस्कार सुंदरा जी। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम।